मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे, उनकी जो है यौम पैदाइश आज उनकी जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में, देश विदेश में। और इस मौके पर आज तमाम मौलाना चक और आसपास के जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ पर तमाम युवा, बुजुर्ग, बच्चे आज उनको खिराज अकीदत देने के लिए इस मौलाना चक वार्ड 39 शहबाज नगर में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेकर के एक जो अवेयरनेस और बेदारी है, उसको जो युवाओं में जो जानकारी होनी चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, वो पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए जो है इस मौके को एक शानदार बनाने के लिए, एक गवाह बनाने के लिए कि आज इस कार्यक्रम यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर तमाम लोग जो है, तो हम जो है शुरू करेंगे खिराज अकीदत, जो श्रद्धांजलि आज जो पेश हो रही है। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे जो समाज सेवी है और रहमुल्लाह साहब को कि अपना 2 शब्द उद्गार करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विषय में। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और इसके इनकाद करने वाले मंजर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और अपने तमाम साथियों को जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, उन सब को मेरे तरफ से मुबारकबाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक हमगीर शख्सियत का मालिक थे। उनकी पैदाइश 11 नवंबर 1958 को मक्का में हुई, और वो कायदे मुल्क व मिल्लत थे, मिल्लत के भी कायद थे और मुल्क के भी कायद थे। उन्होंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में, जो कि करीब करीब 70 साल होती है, उसमें तो इब्तदाई तालीम वगैरह में 25-30 साल ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो उन्होंने काम किया उसको याद रखना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी उनके मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला उनका काम ये है कि उन्होंने मिल्लत की रहनुमाई के लिए कुरान का तर्जुमा किया। लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करने के लिए उन्होंने 2 अखबारात निकाले, पहले अल बलाग और फिर अल हिलाल। एक तो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया, तो दूसरा अखबार निकाला। जेल में गए, जब आज़ादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके काबिलियत के हिसाब से उनको पहला वज़ीर तालीम, शिक्षा मंत्री बनाया यहाँ का। और उन्होंने जो काम किया है, आज आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आईआईटी, इस तरह के बहुत सारे चीज़ जो उन्होंने बुनियाद रखी, आज तालीम के मैदान में मिल के पत्थर की हैसियत रखता है। तो अब हमारी उतनी सलाहियत नहीं है कि उनके तमाम पहलुओं पर हम रोशनी डालें, मुख्तसर वक्त है, लेकिन ये उनके बारे में कहा जाएगा कि वो ज़बरदस्त आदमी थे। तालीम के मैदान से लेके और आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई को ताकत देने के लिए उन्होंने अखबारात निकाले। वो बैक वक्त कायद थे, सहाफ़ी थे, मुफस्सिर कुरान थे, और बेशुमार खूबियों के मालिक थे। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा के उन्हें जन्नत में मकाम अता करे। और हम सबको ये ज़रूरी है कि उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम जमा हुए हैं, तो उनके काम को भी आगे बढ़ाएं। आज देश के हालात बदल गए हैं। आज काबिलियत के लिहाज से लोगों को ओहदा नहीं मिलता है। आज जात पात, बड़े छोटे की सियासत चल रही है। आप जानते हैं कि बुलडोजर के नाम से गरीबों को, मुसलमानों को, कमज़ोरों को डराया जा रहा है। और ऐसी हालत में ये ज़रूरी है कि हम सब सही सिमत देने के लिए, मिल्लत को, मुल्क को सही सिमत में ले जाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि मौलाना आज़ाद एक वाहिद मुस्लिम नेता थे जिनकी पैदाइश सऊदी अरब के मक्का में हुआ, आज ही के दिन 11 नवंबर 1888 को। और
वो उनका जो यौम वफात था वो 22 फरवरी 1958 को। आज उनका जो मज़ार है, उनकी कब्र है, जामा मस्जिद के करीब ही वो सुपुर्द खाक हुए थे। आज वहीं जो है वो लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने शानदार काम किया जंग आज़ादी के लिए, और जंग आज़ादी के लिए कई बार वो जेल भी गए। उनको उनसे उनसे अंग्रेज जो है इतना इतना खौफ खाते थे। औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ उन्होंने दो दो हाथ किया, और इन्होंने कहा कि अल हिलाल और अल बिलाद, बड़े नौजवानी में, शायद वो 22 या 24 साल की उम्र में, और ऐसे तो वो सहाफत से वो लिखने का वो काम जो है 13-14 साल से ही शुरू कर दिया था। और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे बीच में 13 से लेकर 15 साल हैं, वो अपने उम्र से 2 गुने और 3 गुने लोगों को जो है तालीम भी दिया करते थे। उन बहुत ही ज़हीन आदमी थे, और सिर्फ वो अरबी तो उनकी ज़ुबान नहीं थी, लेकिन उनके वालिद साहब जो खैरुद्दीन साहब थे, चूँकि उनका जो संबंध था, उनका जो घराना था, जैसे कि मंजर साहब ने भी ऑफलाइन बोल रहे थे कि सऊदी अरब में उनके नाना जो है सऊदी अरब से आए थे, सऊदी अरब से आए थे खैरुद्दीन साहब को लेकर के। इसके बाद 1857 को जो बड़ा जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसमें फिर वो लोग चले गए वो सऊदी अरब। और उसके बाद जब यहाँ पर आए तो खैरुद्दीन साहब ने अपने को, कि उनके कई एक पुत्र थे, अबुल कलाम आज़ाद कई एक भाई थे, तो अबुल कलाम आज़ाद की इब्तदाई तालीम जो है घर पर ही हुई। आज जो है बहुत सारे लोग हैं जो इंतहा पसंद तंजीम से जुड़े हुए हैं, वो चिढ़ाते हैं कि वो मदरसा छाप मदरसा छाप। तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी जहनियत और उनका जज्बात शिक्षा के मामले में, तालीम के मामले में इतने जो कुशाग्र थे, इतने जो धनी थे इल्म के, कि वो घर पर रह कर के उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, बंगाली और कई विदेशी जो भाषा है उस पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ और सलाहियत थी। और अबुल कलाम आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ तो उनको पहला शिक्षा मंत्री बनने का सआदत हासिल हुई, और महात्मा गांधी के वो सबसे बड़े दोस्त, साथी। और जब मुल्क विभाजन हो रहा था तो सबसे गम और रंज अगर किसी को हुआ तो 2 ही शख्स को हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को। उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ से हिंदुस्तानी मुस्लिम भाई जो पाकिस्तान जा रहे थे, तो उनसे विनती किया हाथ जोड़ करके कि आप ये क्या कर रहे हो, यहीं रहो, यह आपका मुल्क है, आपका मुल्क है, यहीं रहो। लेकिन और गांधी जी से इस मामले में उनका थोड़ा मतभेद भी हो गया था, क्योंकि डिवीजन जो पार्टीशन था, जो बंटवारा था, वो बड़ा असहनीय था। वो लाखों लोग इसमें मारे गए, और वो नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो। वो चाहते थे कि एक साथ सब रहे, हिंदू मुस्लिम। और का जो मुस्लिम लीग जो उस समय मुसलमानों की पार्टी समझी जाती थी, हालांकि मुसलमानों पर उसकी पकड़ नहीं थी, तो मुस्लिम लीग जो है अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का जो है शो बॉय कह करके चिढ़ाती थी कि ये जो है कांग्रेस का शो बॉय है। और बार बार मुस्लिम लीग की तरफ से उनको ऑफर में, जो मोहम्मद अली जिन्ना जिसके कायदे आजम कहते हैं, तो वो उस समय उसके नेता थे, तो इनको बार बार जो है कहा गया कि आप आ जाओ मुस्लिम लीग में, पाकिस्तान चले आओ, पाकिस्तान का जो बंटवारा है उस पर जो आप सहमति दे दीजिए, है ना, आप हामी भर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुओं से अच्छा दोस्त आपका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो पहले मौलाना आज़ाद ने कहा कि ये देश जो है हम सभी का है, और हिंदू हमारे भाई हैं, इससे बेहतर और अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। और ये हिंदू मुस्लिम जो सद्भाव है, जो गंगा जमनी एक यहती, तो इसके इतने बड़े पैरोकार थे। तो उन्होंने कहा है इंडिया विंस फ्रीडम, जो उनके मरणोपरांत जो शाया हुआ, ऐसे तो इंडिया विंस फ्रीडम उन्होंने लिख दिया, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद जो शेष जो सफ़ा है, पन्ने हैं, उसको बाद में शाया किया जाए। तो यहाँ पर बहुत बच्चे हैं, लोग नहीं जानते हैं, तो जो जिस स्टेज का हो, जो जिस समझदारी का हो, उसी बात करनी चाहिए। तो अब हम हाई लेवल पर नहीं जाएंगे। तो मौलाना अब अबुल कलाम आज़ाद जो इंडिया विंस फ्रीडम लिखा, तो मरणोपरांत जो पेज जो है, जो सफ़ा जो है, पन्ना शाया नहीं हुआ था, उसको बाद में शाया किया गया।
और भारत रत्न जो हाईएस्ट गैलेंट्री होता है, भारत रत्न जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड 1992 में उनको नवाजा गया भारत सरकार की ओर से। लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपनाई, यानी कि जो मौलाना आज़ाद के परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनका जो उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए, तो आज भारत सरकार जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उनके परिवार को भूल बैठी है। उनके लिए आज कुछ नहीं किया जा रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नवासी आज भी कलकत्ता में रहती है। हुस्न आरा सलीम साहिबा जो उनकी मौलाना की जो अहलिया थी, जो नाम जुलेखा बेगम की जो नतनी जो है परपोती, आज भी कलकत्ता में निवास करती है। आज वो माफिसा के जरिए मौलाना आज़ाद फाउंडेशन एम्यूनिटीज एंड एजुकेशन के जरिए मौलाना के विचारों को आगे बढ़ा रही है। तो मौलाना आज़ाद बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वो बचपन से ही इतने तीक्ष्ण थे कि बिना जो है ना किताब पढ़े ही उनको ये बात समझ में आ जाती थी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज मौलाना आज़ाद बहुत जो है 69 ईयर्स की उनका जो है जिंदगी थी। इसके बाद 1958 22 फरवरी को उनका इंतकाल हो गया। तो मौलाना आज़ाद सबसे तालीम के बड़े पैरोकार थे। जब मुल्क का विभाजन हुआ तो यहाँ पर हिंदुस्तान में महज 18% जो है लिटरेसी थी, और तो उसमें उनके पास विकल्प बड़े सीमित थे कि अब इतनी बड़ी जो आबादी आ गई भारत में, और वो सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं थे, वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर भी थे, साइंस एंड टेक के मिनिस्टर भी थे। आज जितने IIT IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग की सर्वोच्च शिक्षा संस्थान है, इसके बाद IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और आप भारत नाट्य संस्थान, ललित कला अकादमी और दीगर जितने बड़े संस्थान हैं, वो सबके प्रारूपकार, योजनाकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। एक तो मसला ये थे कि जो विस्थापित होकर के आए थे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, उनको बसाना, उनके लिए बस्ती में उनके लिए सर छिपाने की जगह प्रदान करना और उनको तालीम से बेदार करना। तो तालीम के मामले में भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने खातून को भी तालीम के लिए आगे बढ़ाया, और पुरुषों को जो तालीम और जो है तरबियत के जो सेक्टर में पिछड़ गए थे, उनको वो चाह रहे थे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ जो है विकास के मुख्य धारा में ये भी कदम से कदम मिलाकर के रहे। तो आज हम अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर याद तो कर रहे हैं, लेकिन इनके जो पद चिन्हों पर इनके जो कारनामे हैं, इनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जैसा कि रहीमुल्लाह भाई ने बताया कि बहुत बड़े इस्लामी विद्वान भी थे और कुरान शरीफ को भी अपने हाथों से लिखा था। इनके वालिद साहब खैरुद्दीन साहब खानका के बहुत बड़े जो है ना पीर हुआ करते थे। कलकत्ते में आके बस गए थे मौलाना आज़ाद खैरुद्दीन साहब। तो ये चाहते तो खानका को पकड़ करके लाखों करोड़ रुपया बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने वालिद साहब के बाद खानका को छोड़ दिया और मुल्क की आज़ादी के लिए पशुपेश हो गए, संघर्षरत हो गए। तो आज जो हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भूलते जा रहे हैं। आज जो सरकार है, मौलाना आज़ाद को सिलेबस से निकाल दिया है। जो गवर्नमेंट का, NDA सरकार का, भाजपा की सरकार का जो अभी हालिया जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, हमारे जितने भी अजीम शख्सियत है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जंगे मुजाहिद है, सबको एक एक करके मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के नाम से बहुत बड़ा वजीफा ही बढ़ता था, उस पर वजह रोक लगा दिया गया है। बावजूद, और आपको मालूम होना चाहिए कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, तमाम विश्वविद्यालय को खोलने में, स्थापना में इनका जो योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और ये सिर्फ मुस्लिम के नेता नहीं थे, ये तमाम हिंदुस्तानियों के नेता थे। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे बीच के, हमारे कम्युनिटी से एक ऐसे शख्स निकल कर आए मंजर आम पर, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अगर गांधी और जवाहर के बाद अगर किसी के तीसरे का नाम आता था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता था। तो जंग आज़ादी की इस अजीम
शख्सियत और हस्ती को आज हम जो है भूल बैठे हैं, बिसरा चुके हैं। और पहले अपने घर में उनको जो है स्थान मिलना चाहिए। बाहरी से हम क्या अपेक्षा करें, क्या उम्मीद रखें? हम, मेरे ऊपर दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम मौलाना के जो पद चिन्हों पर इन्होंने जो काम किया है उसको दूसरों तक पहुंचाना है, बताना है। आज जो 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया गया है, वो मौलाना आजाद उस समय ही इनका जो है एक संकल्प था। उन्होंने साकार किया कि कम बच्चे को, उम्र को तालीम जो है मुफ्त में मिलना चाहिए। और ये मुफ्त में आज जो है 2010 में केंद्र सरकार ने लाया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मौलाना आजाद ने उसी समय जब शिक्षा मंत्री थे, उसी समय बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का इन्होंने हक लिया, संकल्प लिया और इसको साकार किया। और संविधान बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान थे। और बच्चों को कहा था, बालकों को कहा था कि देखो, तुम तभी मजबूत बनोगे तब जब तुम्हारा मुस्तकबिल जो है, भविष्य जो है तभी सुंदर बनेगा जब तुम स्वस्थ रहोगे। अपने सेहत पर ध्यान दो, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। और जब तुम नशा करते हो तो आप जो है एक अपने भविष्य को तो बर्बाद करते हुए आने वाले मुस्तकबिल को, और आप खुद जो है नौजवानी में ही जो है नशा लेकर के आप जो है अकाल जो है काल की गाल में समा जाते हो। इसलिए नशा से दूर रहो, तालीम पाओ। जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ना कि वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मौलाना आजाद भी जो है उसी फहरिस्त में है, उसी श्रेणी में है। तो उन्होंने कहा था कि तालीम हर हाल में। और मौलाना आजाद उस कौम की नुमाइंदगी करते थे जिसने ने कहा, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने, कि अगर एजुकेशन के लिए अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ, तालीम हासिल करो, एजुकेशन पाओ। लेकिन आज अफसोस है कि हम जो है अपने जो हमारे इतने बड़े नेता हमारे बीच के, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, आज हम ही जो है सिर झुकाए हुए हैं कि हम इनके जो पद चिन्हों पर, इनके बताए हुए रास्ते से भटक चुके हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास भी कोई साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने साधन जुड़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि इसी मुल्क में, हिंदुस्तान में कांग्रेस का अध्यक्ष जैसे अभी है ना मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उसी तरीके से कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ और आज 125 साल का कांग्रेस हो गया है। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सआदत और श्रेय किसी को हासिल है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को है, जो 1940 से लेकर के 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे। और ये भागलपुर भी आए थे जब अंग्रेज जो है इनके पीछे लग गई, तो इसी भागलपुर के रास्ते वो हावड़ा गए थे। उस समय अभी ट्रेन चला करती थी। तो इतना हमारा जो हिंदुस्तान है इतना खूबसूरत है ना, यह वसी मुल्क है, बड़ा मुल्क है। तो हमें भी अपना बड़ा दिल का इजहार करना चाहिए, दूसरे को जो है ना एक इबरत ले। आप जो है समझते हैं कि हम टोपी पहन लिए, दाढ़ी रख लिए, तो हमारे किरदार से, हमारे आचरण से दूसरे लोग हमको जानेंगे, हमारे कौम को जानेंगे। तो ये है कि आप कुरान बांटते हैं, है ना, आप हदीस की बात करते हैं, आप आचरण ऐसा कीजिए, कैरेक्टर ऐसा बनाइए कि कहे कि हाँ भाई फला आदमी या कैरेक्टर से बहुत अच्छा आदमी है। तब वो आपकी तरफ माइल होगा, आपकी तरफ झुकेगा, तब आपको समझने की कोशिश करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ और भी लोग हैं, अगर अशरफ बाबू आप आइए 2 शब्द बोलिए। जी मैं मोहम्मद अशरफ जनाबाद सेना की जानिब से। हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी देशवासियों हैं वो सब मौलाना आज़ाद के रास्ते और नक्शे कदम पे चलने, ताकि इनसे हम लोगों को एक और भी संकल्प मिले जो उन्होंने लिया और शिक्षा के प्रति जो उन्होंने अपना लक्ष्य किया। मैं चाहूँगा कि ये बात हर देशवासियों के दिल और दिमाग में ये बात बैठे कि ये चीज किए। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। मैं मोहम्मद मंजर आलम। आज हम लोग मुल्ला चक शहबाज नगर में हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यौम विलादत मनाने के लिए जमा हुए हैं और तहे दिल से इस मौके पर आज जो है खिराज अकीदत पेश करते हैं। और पूरे भारतवासी से जो हमारे देश के लोग हैं, मैं अपील और अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे महापुरुष अब इस दुनिया में नहीं रहे और जो हमें शिक्षा
दे के गए हैं, वो उस पर हम लोगों को अमल करते हुए उनका जो भी अच्छा रास्ता बताया हुआ उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है। और जो इन्होंने रास्ता खोला है हमारी तरक्की और विकास के लिए, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करना है। और नई नस्ल को जो नहीं जान रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी बहुत सारे महापुरुष को जान भी नहीं रहे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में किस लोगों ने लड़ाई लड़े, किस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया गया। एक दो नहीं, सारे देशवासी हिंदू मुसलमान लगभग लाखों लाख आदमी अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर के हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है। ये आज़ादी हमें बड़े आसानी से नहीं मिली है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी हमारे पूर्वज अच्छा करके गए हैं उसे हमें साझा करना चाहिए नवयुवकों से, अपने नई पीढ़ी से, ताकि वो भी जाने कि हमारे महापुरुष कैसा कैसा कार्य हमारे लिए करके गुजरे हैं। अब मैं चाहूंगा कि वरिष्ठ पत्रकार एजाज साहब वो शब्द से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इनका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जब बंटवारा हो रहा था और लोग जा रहे थे पाकिस्तान, तो इन्होंने जामा मस्जिद के सीढ़ी पर खड़े होकर के एक तकरीर की थी। वो बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर थी। उन्होंने, ऐ मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो अपने मुल्क को छोड़ करके? ये तुम्हारा मुल्क है, तुम इस मुल्क को छोड़ के मत जाओ, यहाँ आ जाओ और यहाँ की तरक्की में अपना पूरा हिस्सा दो, अपना पूरा वक्त दो। ये हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनानी है वो एक बार फिर से, और हम जो बिखर चुके हैं इसको फिर एक बार हम लोग एकजा होकर के हम लोग खूबसूरत हिंदुस्तान को बनाना चाहेंगे। ये इस बात पर मैं यहाँ पर अपने आप को विराम देता हूँ। अगर और कोई बोलना चाहे, अगर और कोई बोलना चाहे तो इन्हीं शब्दों के साथ तो यहाँ पर तमाम जो लोग उपस्थित हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस यौम विलादत जयंती के मौके पर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर जो है इसी तरीके से अगले साल यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हों, और इस दरमियान जो साल भर का वक्फा है वो हम जो है मौलाना आज़ाद के बताए रास्तों पर चले। यही हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम का मैं समापन करता हूँ, कार्यक्रम का। धन्यवाद।